हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विक्टोरियन पोइट्री। इसके अंदर हम विक्टोरियन एरा के अंदर जो पोइट्री लिखी जाती थी उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर विक्टोरियन एज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम विक्टोरियन पोइट्री का इंट्रो देखेंगे, उसके बाद हम विक्टोरियन एज के मेजर पोइट्स को देखेंगे, फिर हम थीम्स को डिस्कस करेंगे और करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के बाद लास्ट में आकर हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। विक्टोरियन एज का इंट्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। विक्टोरियन एज वाज नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया। ये जो क्वीन विक्टोरिया है इसके बाद ही विक्टोरियन एज का नाम विक्टोरियन एज रखा गया था। हु रूल्ड फ्रॉम 1837 टू 1901। ये जो क्वीन विक्टोरिया है मलका बरतानिया, इसका राज चला था ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के ऊपर 1837 से 1901 तक। दिस टाइम सा अ लॉट ऑफ बिग मशीन्स फैक्ट्रीज पॉपिंग अप मेकिंग थिंग्स चेंज अ लॉट। दिस इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस दौर के अंदर हमें बड़ी बड़ी मशीनरीज नज़र आई थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नज़र आई थी, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो चेंज है वो आ गए थे। लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो गई थी, लोगों को बहुत सारी सहूलियात मिल रही थी। इस एज को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं क्योंकि इस एज के अंदर इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा चेंज आया था। पीपल स्टार्टेड आस्किंग फॉर बेटर रूल्स। जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी के बेटर कंडीशन, बेटर रूल्स के लिए बोलना शुरू हो गए थे। यानी लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई थी कि वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं। वो चाहते थे कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम करें। नो चाइल्ड लेबर। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे जैसे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इस वजह से वो चाहते थे कि कोई भी चाइल्ड लेबर ना हो। और ये जो है ना क्वीन का काम है कि वो क्या करे, वो कोई भी चाइल्ड लेबर जो है ना वो ना रखे, पूरे मुल्क में ये रूल लागू कर दे। एंड मोर राइट्स फॉर वुमेन। और जो वुमेन राइट हैं उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा हमें मूवमेंट्स नज़र आती हैं। यानी लोगों ने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था कि औरतों को भी हकूक़ दो, वो भी इंसान हैं। देयर वर स्ट्रॉन्ग डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। इस एरा के अंदर जो रिच है और जो पुअर है, इन दोनों के दरम्यान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा जाता था। इसके अलावा इस एरा के अंदर एक और क्लास इमर्ज हुई थी जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आई थी। उसका नाम था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है ना वो वर्कर्स थे जो इन फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते थे, इन फैक्ट्रीज़ को मैनेज करते थे रिच लोगों के लिए। और जो पुअर पीपल थे वो अपने फार्म वगैरह में काम करते थे, खेतों में काम करते थे। एंड दिस अफेक्टेड हाउ एवरीवन लिव्ड। और इसके ज़रिए से ये जो क्लास डिफरेंस है, इसके ज़रिए से सारे इंसानों की जो ज़िंदगियां हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। उनके अंदर एक बड़ी चेंजिंग आई थी। ब्रिटेन बिकम सुपर रिच। जो ब्रिटेन है वो बहुत ज़्यादा जो है ना पावरफुल हो गया था, यहाँ तक कि उसको मोस्ट पावरफुल कंट्री समझा जाने लगा था ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ऑल द न्यू मशीन्स एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। क्योंकि इस एज के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसकी वजह से ब्रिटेन के इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा चेंज आया था। ब्रिटेन के अंदर इतनी ज़्यादा मशीनरी यूज़ की जाने लगी थी कि कहा जाता है तकरीबन 1 लाख स्टीम इंजन एक ही टाइम पर ब्रिटेन में यूज़ हो रहे थे। तो ब्रिटेन को दुनिया का पावरफुल कंट्री समझा जाने लगा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। लॉट्स ऑफ कूल न्यू थिंग्स वर इन्वेंटेड। बहुत सारी नई चीज़ें ईजाद हुई थी। साइंटिफिक इन्वेंशंस भी हमें इस एज में नज़र आते हैं, जैसे कि ट्रेन, जैसे कि टेलीग्राफ, मेकिंग लाइफ मोर कनेक्टेड एंड फास्टर, ताकि ज़िंदगी को ज़्यादा आसान बनाया जा सके, ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। पीपल गॉट रियली क्रिएटिव इन राइटिंग, आर्ट एंड बिल्डिंग थिंग्स। हमें इस एज के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी नज़र आती है लोगों की राइटिंग में, आर्ट में और बिल्डिंग्स में। कि इस एज के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा हमें चेंज नज़र आता है। फेमस राइटर्स लाइक चार्ल्स डिकन्स वर पॉपुलर। इस एज के अंदर जो हमारे पास फेमस राइटर्स हैं उसमें चार्ल्स डिकन्स आता है। द ब्रिटिश एम्पायर गॉट बिगर ड्यूरिंग दिस टाइम। जो ब्रिटिश एम्पायर है वो बहुत बड़ा हो गया था, यानी कि वो पूरी दुनिया में उसका राज फैल चुका था। उसकी पावर की जो कहानियाँ हैं वो हर जगह फैल चुकी थी। दे टुक कंट्रोल ऑफ मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। यानी कॉलोनियलिज्म का दौर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि इन लोगों ने दुनिया के और जगहों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था क्योंकि इनके पास स्टीम इंजन थे, इनके पास हथियार बहुत ज़्यादा थे। बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। इस एज के अंदर जो बच्चे और बच्चियां थीं उनके लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए थे जिनको उन्हें फॉलो करना होता था। जैसे कि जो बॉयज़ हैं वो एजुकेशन हासिल करते थे, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो डॉल से प्ले करती थी, वो घर में रहती थी और घर के काम वगैरह सीखती थी। जबकि जो बॉयज़ हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का बताया जाता था कि तुमने जो है ना घर संभालना है, तुमने ये सारे काम करने हैं, तुमने रूल करना है। और तो उनको बताया जाता था हाउ दे शुड बिहेव एंड व्हाट दे कुड डू, कि उन्हें किस तरह का बिहेव करना चाहिए। जैसे जो लड़की है
वो उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, उसको जो है ना सॉफ्ट नेचर का समझा जाता था। तो उसकी जो चाल चलन है और उसके खाने पीने का अंदाज़ वगैरह सारा कुछ जो है ना देखा जाता था। उसको उठने बैठने, खाने पीने, ओढ़ने का सभी का ढंग बताया जाता था। जबकि जो लड़के हैं उनकी सिर्फ तालीम पर जोर दिया जाता था ताकि ये लोग इंडिपेंडेंट हो सकें, ताकि ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकें, इन्हें पता चल सके कि हमने कल को घर संभालना है। कौन सा घर संभालना है? फाइनेंशियल वाला घर, यानी कि इन्होंने अपने होम को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। व्हेन क्वीन विक्टोरिया डाइड इन 1901, जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है 1901 में, इट मार्क द एंड ऑफ दिस टाइम। ये हमें बताता है कि आखिरकार जो विक्टोरियन इरा है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो क्वीन है वो मर गई है। बट द चेंजेस फ्रॉम विक्टोरियन एज स्टिल अफेक्ट हाउ वी लिव टुडे। लेकिन इस एज के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट आई थी, जितने भी चेंजेस आए थे, वो आज तक हमारी ज़िंदगियों पर एक गहरा असर छोड़ के गई हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि विक्टोरियन एरा के अंदर किस तरह की पोइट्री लिखी जाती थी। विक्टोरियन पोइट्री फ्रॉम 19th सेंचुरी रिफ्लेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ दैट टाइम। विक्टोरियन पोइट्री जो कि 19th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, ये उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है जो इस एरा के अंदर लोगों ने दिखाने की कोशिश की थी अपने पोइट्री के जरिए से। पोइट्स वर कंसर्न अबाउट मोरल एंड सोशल इश्यूज। जो पोइट्स हैं उनका कंसर्न मोरल और सोशल इश्यूज की तरफ आ गया था। यानी जो रोमांटिक एज है इससे ये थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि उस वक्त लोगों का जो ज़्यादा जोर था वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर था, वो जो है ना रोमांटिसिज्म के ऊपर था। लेकिन अब लोगों का जो ध्यान है वो चेंज हो गया है, वो मोरल और जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके बारे में हो गया है। जैसे कि हाउ सोसाइटी वाज चेंजिंग, किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन के असर की वजह से। दे ऑफ्टन रोट अबाउट नेचर, ये नेचर के बारे में लिखते थे। एंड यूज सिम्बल्स टू कन्वे डीपर मीनिंग, और जो है ना सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे ताकि हमें डीपर मीनिंग के बारे में बता सकें, ताकि हम एक टेक्स्ट को डीपली एनालाइज करें, उसको डीपली स्टडी करें। अनलाइक द इमोशनल आउटपोरिंग ऑफ रोमांटिक पोइट्री, जैसे कि रोमांटिक पोइट्री है उसकी तरह नहीं करते थे कि सिर्फ और सिर्फ जो इमोशनल आउटपोरिंग है यानी इमोशंस का ही इस्तेमाल करो और कुछ भी ना बताओ। बल्कि जो विक्टोरियन पोइट हैं वो इमोशनल जो कंडीशन है उसके साथ साथ हमें उन फीलिंग्स के बारे में भी बताते थे, जिसकी वजह से जो उनका माशरा है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। दे यूज स्पेसिफिक फॉर्म्स एंड मीटर्स इन देयर पोइम्स, ये अपने जो पोइम्स हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्म्स और मीटर इस्तेमाल करते थे ताकि ये अपने टेक्निकल स्किल्स को बता सकें। लव एंड लॉस वर कॉमन थीम्स, इस एरा के जो कॉमन थीम थे वो लव था, वो लॉस था। एंड पोइट्स क्रिटिक सोसाइटी, और पोइट्स ने क्रिटिसाइज किया था सोसाइटी के ऊपर, क्वेश्चनिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्रेस, कि ये जो प्रोग्रेस आया है ये असल में प्रोग्रेस नहीं है, ये हम मॉडर्निटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है इसका एक बहुत बड़ा इंसानों की ज़िंदगी पर असर पड़ा है, इसने इंसानों की ज़िंदगियों को अपने असर के अंदर बहुत ही कमज़ोर कर दिया है। ओवरऑल विक्टोरियन पोइट्री कंबाइन मोरल कंसर्न, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो विक्टोरियन पोइट्री है ये मोरल कंसर्न के बारे में बात करती है कि इंसान जैसे जैसे मशीनों की तरफ जा रहा है अपने जो मोरालिटी है उसको खो रहा है। फॉर्मल प्रोसीजर, थॉटफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ सोसाइटल चेंजेस एंड पर्सनल इमोशंस, यानी जो सोसाइटल चेंजेस हैं, पर्सनल इमोशंस हैं, इनके बारे में भी बात की गई है। मेजर विक्टोरियन पोइट्स में हमारे पास अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, डेंटे गैब्रियल रोज़ेटी, क्रिस्टीना जियोर्जाना रोज़ेटी, ए.सी. स्वाइनबर्न वगैरह शामिल हैं। जो अल्फ्रेड टेनिसन हैं उनको उनके पोइटिक मास्टरी की वजह से जाना जाता है। इनकी पोइट्री के अंदर हमें ज़्यादा जो थीम्स मिलते हैं वो नेचर के बारे में, वो माइथोलॉजी के बारे में मिलते हैं। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं उनके राइटिंग स्टाइल में हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग्स मिलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था माई लास्ट डचीज, ये हमें एक यूनिक ही पर्सपेक्टिव देते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड एक क्रिटिक हैं, एक पोइट हैं, जिनका जो मेन फोकस है वो सोशल और कल्चरल क्रिटिसिज्म के ऊपर है, यानी जो सोसाइटी और जो कल्चर के अंदर चेंज आया है जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर हमारे पास डेंटे गैब्रियल रोज़ेटी आता है। डेंटे गैब्रियल रोज़ेटी एक फाउंडिंग मेंबर था प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का। इसकी पोइट्री के अंदर हमें रोमांटिक और मेडिवल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्रिस्टीना रोज़ेटी जो है ना वो डेंटे की क्या थी, सिस्टर थी, जो कि पोएगेंट पोएम्स लिखती थी, ऑफ्टन विद रिलीजियस थीम, जो रिलीजियस थीम्स के हवाले से होती थी, यानी उसके अंदर ये भर भर कर रिलीजियस थीम्स का इस्तेमाल करती थी। ए.सी. स्वाइनबर्न कैरेक्टराइज्ड बाय लश एंड रिदमिक वर्सेस, ये जो अपने पोइट्री का इस्तेमाल करते थे उसके अंदर ये काफ़ी रिदमिक वर्सेस का इस्तेमाल करते थे, लश वर्सेस का इस्तेमाल करते थे, और ये सेंशुअल और डिकेंट थीम्स का इस्तेमाल करते थे अपने वर्क्स के अंदर, ताकि हमें बता सकें कि किस तरीके से जो पोइट्री है उसके अंदर लश और रिदमिक वर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है।
पोइग्नेंट पोएम्स जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो रेफर हम करते हैं इमोशनली मूविंग एंड डीपली टचिंग वर्सेस डैट इवोक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और अ सेंस ऑफ डीप सिग्निफिकेंस, यानी ये हमें उन इमोशंस के बारे में बताते हैं, उन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में बताते हैं जिनका राइटर अपने पोएम्स के अंदर जिक्र करता है। इसके अलावा हमने एक और पीछे लफ्ज़ पढ़ा था, टर्म पढ़ा था, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। ये जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड है ये एक आर्ट मूवमेंट था जो कि मिड 19th सेंचुरी में पाया गया। ग्रुप ऑफ इंग्लिश आर्टिस्ट इंक्लूडिंग डांटी, गैब्रियल रोसेटी, दे एम टू रिजेक्ट एकेडमिक आर्ट कन्वेंशंस एंड ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्टाइल्स एंड टेक्निक्स ऑफ अर्ली इटालियन रेनेसेंस। इनका जो मेन एम था वह एकेडमिक आर्ट के कन्वेंशन को रिजेक्ट करना था और एक इंस्पिरेशन निकालनी थी स्टाइल और जो टेक्निक्स हैं अर्ली इटालियन रेनेसेंस पेंटर्स से, जिन्होंने जो रैफेल हैं यानी ये क्या हुआ था, इनको लेकर आगे चले थे। द मूवमेंट सिंपसाइज डिटेल एंड वाइब्रेंट डिपिक्शन ऑफ नेचर। इस मूवमेंट के अंदर हमें डिटेल और वाइब्रेंट डिपिक्शन नज़र आती है नेचर की। मेडिवल थीम्स नज़र आते हैं। रिटर्न टू द सिंसियरिटी एंड सिम्बोलिज्म ऑफ अर्लीस्ट आर्ट। सिंसियरिटी की तरफ लोग बढ़ रहे थे और सिम्बोलिज्म हमें नज़र आती है अर्लियर आर्ट की। विक्टोरियन पोइट्री के अंदर कौन से थीम्स पाए जाते हैं? सबसे पहले रियलिज्म। लोग रियलिटी के बारे में लिखने लगे थे, लोग सोसाइटी के बारे में लिखने लगे थे, सोशल इश्यूज़ के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में, यानी कि जेंडर ऑपरेशन के बारे में लिखने लगे थे। फोकस ऑन मैसेज, यानी कि इतना बड़ा जो चेंज आया था इंडस्ट्रीज़ की वजह से, लोग उसके बारे में लिखने लगे थे। पैसिमिज्म यानी लोग जो है ना आइसोलेट हो गए थे, लोगों का ये नज़रिया रह गया था कि इंसानों की ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही रह गया है और इनके पास कोई काम नहीं है, ये नेचर से दूर होकर रह गए हैं, यानी लोग नेगेटिविटी की तरफ चले गए थे, उनका जो इनर पीस है वो ख़त्म होकर रह गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर हमें बहुत बड़ी एडवांसमेंट्स नज़र आई थी, जिसकी वजह से हम इस एज को जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पहचानते हैं। क्वेश्चनिंग टू गॉड, जो साइंस है उसके अंदर इतने ज़्यादा इन्वेंशंस आए थे कि लोगों के जो बिलीफ हैं गॉड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा जो है ना कमज़ोरी का शिकार हो गए थे, यानी लोग गॉड को ही क्वेश्चन करने लग गए थे। जो ह्यूमन कनेक्शन है, इंसान का जो कनेक्शन है गॉड के साथ, उसके ऊपर ये क्वेश्चन उठाने लग गए थे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इन्होंने अपने माशरे का जो बोझ है वो अपने कंधों के ऊपर उठा लिया था। माशरे के बारे में बात करते थे, माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं, माशरे के अंदर जो सो कॉल्ड एडवांसमेंट है उसके बारे में बात करते थे, जो इंसान को इंसान से दूर कर रहा था। ये मोरालिटी के बारे में बात करते थे। मेडिवल मिथ और जो फोकलोर हैं उनके बारे में भी इन्होंने थोड़ा बहुत बात किया था। जिस तरह विक्टोरियन पोइट्री के थीम्स हैं इसी तरीके के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते जुलते हैं। जैसे रियलिज्म वही के रियलिटी के बारे में बात की थी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, रिलीजन और साइंस के दरमियान में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि जब यहाँ पर साइंस के इन्वेंशंस की बात की गई थी तो जो रिलीजन है उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठता है कि रिलीजन में तो ये बात नहीं बताई गई और साइंस ऐसे कह रहा है। यानी अगर हम ले लें इंसानों के ओरिजिन के बारे में तो जो रिलीजन है वो कुछ और कहता है, साइंस कुछ और कहती है। इसी तरीके से जो इंसान हैं उनके जो आइडियाज़ हैं वो गटमट हो जाते हैं और जब उनके आइडियाज़ एक दूसरे से यानी रिलीजन और साइंस एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जो लोगों की ज़िंदगियों को और ज़्यादा अजीरन कर देता है, ख़राब कर देता है। पैसिमिज्म यानी कि नेगेटिविटी की तरफ जाना, हर वक्त बुरा ही सोचना। सेंटिमेंटैलिटी यानी कि इमोशंस का ध्यान रखना, सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना। ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी कि जिसके अंदर एक ही स्पीकर होता है वो बोल रहा होता है और दूसरा सिर्फ लिसनर होता है जो कि साइलेंट रहता है। इंटरेस्ट इन फैबल्स एंड लेजेंड्स यानी कि जो पुरानी कहानियाँ होती थी उनके अंदर भी इनका इंटरेस्ट हमें दिखाया जाता है। इंस्टेड बीइंग आइडियलिस्टिक, द विक्टोरियन पोइट्री वर हाईली रियलिस्टिक इन देयर पोएटिक अप्रोच। ना कि वो लोग आइडियलिस्टिक यानी कि अपने पोइट्री के अंदर आइडियलिज्म का इस्तेमाल करते, किसी आइडियल वर्ड का बताते, जैसे कि रोमांटिक एज के अंदर हुआ था। इन्होंने अपने पोइट्री को जो है ना हाईली रियलिस्टिक रखा ताकि अपने सोसाइटी के बारे में, उनके इश्यूज़ के बारे में बात कर सकें। विक्टोरियन पोइट्री इज़ मार्क्ड बाय इट्स ओन डिस्टिंक्ट फीचर्स। विक्टोरियन पोइट्री को उसके अपने ही फीचर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना और माना जाता है। दिस पोइट्री इवॉल्व ड्यूरिंग द राइन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये वो पोइट्री है जो क्वीन विक्टोरिया के राइन में इवॉल्व हुई थी। The Victorians had influence of scientific and technological discoveries that can be seen in their writing. ये जो विक्टोरियन है ये इन्फ्लुएंस किस चीज़ हुए थे? साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज की वजह से, क्योंकि इनको लगा था कि जो इंसान है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस दौर में इतने ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि वो दूसरे से दूर होकर रह गए हैं
जो हमें इनकी राइटिंग्स में नज़र आते हैं। ये कहते हैं कि इंसान खोखला होकर रह चुका है, वो एक होलो मैन है, वो आइसोलेट हो गया है, उसके अंदर पेसिमिज्म आ गई है, वो हर चीज़ के बारे में बुरा सोचना शुरू हो गया है, क्योंकि इस एज के जो लोग थे उन्होंने अर्बनाइजेशन के बारे में लिखना शुरू कर दिया था, रूरल लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर होकर रह गए थे। यानी उनकी जो सोसाइटी थी वो उसके अंडर इन्फ्लुएंस आ गए थे, वो रेवोल्यूशन के अंडर इन्फ्लुएंस आ गए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे थे, मायूसी का शिकार होने लगे थे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते किसी टॉपिक के हवाले से, तो मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।